ये कहानी है आदित्य और अवनी की, जिनकी शादी की 7 साल लंबी डोर अनबन के नाम पर तलाक में बदल गई। 2 साल बीत गए थे। दोनों अलग अलग जिंदगी जी रहे थे। एक दिन आदित्य को अवनी का एक अप्रत्याशित फोन आता है। मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये फोन एक साधारण सा दिखने वाला निमंत्रण था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने आदित्य की दुनिया हिलाकर रख दी। ये कहानी सिर्फ एक पुराने रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि है उन गहरे जख्मों, गलत फहमियों और छिपे हुए सच की कहानी, जो हमें बताती है कि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा सबक हमारे सबसे बड़े दर्द के पीछे छिपा होता है। ये एक ऐसे मंजर की कहानी है जिसने एक आदमी की जिंदगी बदल दी। आदित्य अपने ऑफिस के कमरे में बैठा आखिरी ईमेल भेज ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। अवनी। 2 साल हो गए थे उस तलाक को, और इस दौरान उन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। उनका सब कुछ, उनकी साझा यादें, उनकी खुशियां, उनके झगड़े, सब कुछ एक कानूनी दस्तावेज के साथ दफन हो चुके थे। फोन का बजना जारी था, मानो अवनी की जिद्दी आवाज उसे ललकार रही हो। दिल ने कहा नहीं उठाओ, लेकिन हाथ एक अजीब सी जिज्ञासा और एक धुंधले से डर के साथ उठा और उसने स्लाइड किया। हेलो। आदित्य की आवाज सामान्य से थोड़ी भारी थी। आदित्य। अवनी की आवाज वैसी ही थी, मधुर, लेकिन अब एक अलग ही तरह की गंभीरता लिए हुए। उसमें वो पुरानी चंचलता या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक स्थिर, संयमित स्वर था। हाँ बोलो अवनी, सब ठीक है? उसने पूछा, अपनी चिंता को छुपाते हुए। सब ठीक है। एक पल का ठहराओ। कल शाम मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आदित्य हैरान रह गया। ये उसने सोचा नहीं था। दिखाना? क्या दिखाना है? फोन पे बात नहीं हो सकती आदित्य, बस आ जाना शाम 6 बजे। अवनी के स्वर में एक अटल निश्चय था। पर ठीक है, आ जाऊंगा, उसने कहा और फोन कट गया। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या दिखाना चाहती है वो? क्या कोई नया कागजात है जो बचा रह गया था? क्या उसे कोई फाइनेंशियल मदद चाहिए, या फिर शायद वो मिलना चाहती है? इस ख्याल ने ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसे उन दिनों की याद आने लगी जब अवनी उसकी दुनिया थी। कॉलेज की वो पहली मुलाकात, जब लाइब्रेरी में किताबें टकरा गई थीं और दोनों की हंसी छूट गई थी। शादी के बाद के वो पहले साल, जब वो छोटे से फ्लैट में रहते थे, बजट बनाते थे और छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाते थे। अवनी की वो मुस्कान जो उसकी थकान भुला देती थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलना कब शुरू हुआ? आदित्य की नौकरी में तरक्की हुई, जिम्मेदारियां बढ़ीं। वो ऑफिस में व्यस्त रहने लगा, देर रात तक काम करता। अवनी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि घर संभाल सके, लेकिन आदित्य को लगता था कि वो उसकी कामयाबी का हिस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ एक सहयोगी है। बातचीत कम होती गई, झगड़े ज्यादा। वो शिकायत करती, तो मुझे वक्त ही नहीं देते आदित्य, और वो जवाब देता, सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं अवनी, ये घर, गाड़ी। एक दिन की बात याद आई। अवनी बुखार से तप रही थी और आदित्य को एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग थी। उसने अवनी को दवा देकर चला गया, और शाम को जब लौटा तो वह सो चुकी थी। उसने सोचा, चलो ठीक है। लेकिन अगले दिन अवनी के आंसू थे। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम हो कि मीटिंग को ज्यादा अहमियत दे रहे थे। तुम समझती नहीं हो अवनी, दुनिया सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूमती, आदित्य ने कहा था। और यह बहस और बढ़ गई थी। यही छोटी छोटी बातें, यही गलतफहमियां एक विशाल खाई बन गई। आखिरकार एक पर्टिकुलरली बिटर फाइट के बाद अवनी ने तलाक के बात कही। आदित्य अपने अहम में घिरा हुआ मान गया। उसे लगा अवनी उसकी कामयाबी से जल रही है, उसे समर्थन नहीं कर रही। और आज 2 साल बाद वो फोन, कुछ दिखाना है। क्या ये एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता था, या फिर कोई और ही रहस्य था? अगले दिन ऑफिस में भी आदित्य का दिमाग उसी शाम की मुलाकात में उलझा रहा। वो खुद से सवाल करता रहा, क्या पहनकर जाऊं, कैसा व्यवहार करूं, क्या पुरानी यादें ताज़ा करने का ये सही समय है, या फिर वो खुद को फिर से चोट पहुंचाने जा रहा है? एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता ने उसे घेर रखा था। शाम का इंतजार अब एक अनंत यातना जैसा लग रहा था। शाम के ठीक 6 बजे आदित्य अपनी कार से अवनी के नए फ्लैट के सामने खड़ा था। ये एक शांत मध्यम वर्गीय सोसाइटी थी। उसके हाथ पसीने से तर थे। उसने घंटी बजाई, दरवाज़ा खोला
और अवनी खड़ी थी। वो वैसे ही सुंदर लग रही थी, शायद उससे भी ज्यादा। उसके चेहरे पर एक नई परिपक्वता थी, एक शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसने साधारण सी सलवार सूट पहन रखा था। अंदर आओ, अवनी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, एक औपचारिक मुस्कान के साथ। आदित्य अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट साफ सुथरा और सजा हुआ था। हवा में हल्की सी खुशबू थी। वो लिविंग रूम में खड़ा था, जहां सोफे पर कुछ खिलौने पड़े थे। उसने गौर से देखा। खिलौने? शायद उसके भांजे भांजियों के होंगे, उसने सोचा। बैठोगे? अवनी ने पूछा। नहीं, ठीक है, तुमने कहा था कुछ दिखाना है, आदित्य ने सीधे बात की ओर मोड़ते हुए कहा। हाँ, अवनी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें याद है, अवनी ने जारी रखा, जब तुम्हारी प्रोजेक्ट डेडलाइन चल रही थी और मैं हमेशा थकान और चक्करों की शिकायत करती थी? हाँ, तुम कहती थी कि तनाव है। मैंने कहा था डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन तुम नहीं गई, आदित्य ने कहा। पुरानी नाराजगी उभर आई। मैं गई थी आदित्य, अवनी की आवाज़ थोड़ी कांपी। उसी दिन गई थी जब तुमने मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था। तो रिपोर्ट क्या थी? आदित्य ने पूछा, अब उत्सुकता बढ़ रही थी। रिपोर्ट ये थी कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोफे पर बैठ गया। प्रेग्नेंट? वो पिता बनने वाला था उस वक्त। उसके दिमाग में तूफान सा आ गया। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में थी। मैं बताना चाहती थी। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम जब तुम घर आए, मैं तुम्हें ये खबर देना चाहती थी। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया था, लेकिन तुम ऑफिस की एक और प्रॉब्लम लेकर आए थे। तुमने कहा, अवनी, आज बात मत करो, मेरा सर खराब है, और फिर तुम लैपटॉप खोलकर बैठ गए। मैंने सोचा, चलो कल सुबह बताती हूँ, लेकिन सुबह तुम जल्दी निकल गए। और फिर वो हफ्ता, वो महीना, हमारे झगड़े बढ़ते गए। तुम्हारा व्यवहार ऐसा था जैसे मैं तुम पर बोझ हूँ। मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात बताई तो तुम इसे एक और जिम्मेदारी की तरह देखोगे, एक और बोझ की तरह। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा एक प्यार भरे माहौल में आए, ना कि तनाव और लड़ाई झगड़े के बीच। आदित्य सुनता रहा, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसे याद आया कि कैसे वो उन दिनों में खुद में इतना खोया रहता था कि अवनी की ज़रूरतों, उसके बदलते मूड को नज़रअंदाज कर देता था। उसे लगता था कि वो सिर्फ नखरे दिखा रही है। तो क्या हुआ फिर? आदित्य ने डरते डरते पूछा। मैंने बच्चे को जन्म दिया आदित्य, अवनी ने कहा, आंसू पोंछते हुए। एक बेटे को। ये सुनकर आदित्य का सीना धक धक करने लगा। उसका एक बेटा है? वो एक पिता है 2 साल से? वो कहाँ है? आदित्य की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अवनी ने कोने में रखे एक दरवाजे की ओर इशारा किया। सो रहा है। यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अवनी ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाने का इशारा किया। आदित्य के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो छाती से बाहर आ जाएगा। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरा हल्के नीले रंग से पुता हुआ था और दीवार पर कार्टून कैरेक्टर बने हुए थे। एक छोटे से बेबी बेड में एक नन्हा सा बच्चा चैन की नींद सो रहा था। उसने नीली पजामा पहन रखा था और उसके हाथ में एक नरम खिलौना थामा हुआ था। उसके गाल गुलाबी थे और उसके छोटे छोटे होंठ सुंदर अर्धचंद्र की तरह मुड़े हुए थे। आदित्य स्तब्ध रह गया। वो बच्चे के पास गया और घुटने टेक कर बेड के बगल में बैठ गया। उसकी आंखों में अनजाने ही आंसू आ गए। ये नन्हा इंसान, ये उसका खून, उसका बेटा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बच्चे के मुलायम हाथ को अपनी उंगलियों में लिया। एक गर्माहट, एक अद्भुत शांति उसे महसूस हुई, जैसी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रोजेक्ट सफलता न हो। वो मंजर था जिसने आदित्य की दुनिया बदल दी। यहाँ, इस शांत कमरे में, उसके सामने उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और उसकी सबसे बड़ी गलती एक साथ सो रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस बोझ की वो बात करता था, जिस समय न दे पाने की शिकायत थी, वो सब कितना तुच्छ और अर्थहीन था। ये नन्हा बच्चा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और उसने इसे पूरी तरह से मिस कर दिया था। वो लंबे समय तक वहीं बैठा रहा, बस अपने बेटे को देखता रहा। फिर वो धीरे से उठा और बाहर आया, जहाँ अवनी उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम क्या है? आदित्य ने पूछा, आवाज़ भावनाओं से भरी हुई। विहान, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आया।
जब सब कुछ अंधेरा था। विहान, आदित्य ने नाम को दोहराया, मानो उसे अपने दिल में उतार रहा हो। वो लिविंग रूम में वापस आए। आदित्य ने अवनी की ओर देखा। माफ करना अवनी, मैं नहीं जानता था। मैं इतना स्वार्थी और अंधा बन गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थीं। मैं भी माफ़ी चाहती हूँ आदित्य, अवनी ने कहा। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, चाहे तुम्हारा रिएक्शन कुछ भी होता। शायद अगर मैंने जिद ना की होती और तुमने थोड़ा संवेदनशीलता दिखाई होती, शायद चीज़ें अलग होती। लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि विहान अब बड़ा हो रहा है। उसे अपने पिता का अधिकार है, और तुम्हारा भी ये अधिकार है कि तुम अपने बेटे को जानो। आदित्य ने सिर हिलाया। उसे समझ में आ रहा था कि तलाक के बाद के इन 2 सालों में अवनी ने अकेले ही वो सब किया होगा जो माँ बाप दोनों का काम होता है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, रातों की नींद हराम, सब कुछ अकेले। तुमने इतना सब कैसे संभाला? मुश्किल था, अग्नि ने सीधे कहा। बहुत मुश्किल, लेकिन माँ बनना एक ताकत देता है। मैंने एक छोटी सी ऑनलाइन बुटीक शुरू की, कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। पैसे तो बहुत नहीं हैं, लेकिन गुजारा हो जाता है। और विहान, वो मेरी ताकत है। आदित्य को अपनी आलीशान कार, अपना बड़ा फ्लैट, अपनी बढ़ी हुई सैलरी, सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। असली संपत्ति तो वो नन्हा बच्चा था जो अगले कमरे में सो रहा था। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? रोज, या जब भी मुमकिन हो? आदित्य ने विनती भरे स्वर में पूछा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरी इच्छा है आदित्य, तुम उसके पिता हो। मैं नहीं चाहती कि वो पिता के प्यार से वंचित रहे, लेकिन एक शर्त है, जो भी शर्तों में मानने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि तुम उसे वक्त दो, असली वक्त, ना कि महंगे तोहफे देकर अपनी गैर मौजूदगी की भरपाई करने की कोशिश। उसे पढ़ाना, उसके साथ खेलना, उसकी बात सुनना, क्योंकि वही चीज़ तुम मुझे नहीं दे सके। आदित्य के लिए ये बात एक चपट की तरह थी, लेकिन वो सच्ची थी। वादा करता हूँ, उसने दिल से कहा। मैं इस बार गलती नहीं दोहराऊंगा। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो रोजाना अवनी के घर आता, शुरुआत में थोड़े समय के लिए, फिर धीरे धीरे ज्यादा देर तक। विहान को पहले तो इस नए आदमी से डर लगता, लेकिन जल्द ही वो अपने पापा की गोद में बैठना और उनके साथ खेलना पसंद करने लगा। आदित्य ने वो सब किया जो एक पिता को करना चाहिए। वो विहान को पार्क ले जाता, उसे झूले पर झुलाता, उसे ABCD सिखाता। उसने सीखा कि बच्चे का डायपर कैसे बदलना है, उसे दूध की बोतल कैसे पकड़ानी है। ये छोटे छोटे काम उसे पहले तुच्छ लगते, लेकिन अब वे उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां लगती थी। एक शाम जब विहान सो चुका था, आदित्य और अवनी चाय पी रहे थे। पुरानी कड़वाहट धीरे धीरे कम हो रही थी और एक नए तरह के रिश्ते, सह अभिभावकों के रिश्ते की नींव पड़ रही थी। तुम्हें पता है, आदित्य ने कहा, आज ऑफिस में मैंने एक जूनियर की मदद की जो प्रोजेक्ट डेडलाइन के प्रेशर में घबरा रहा था। पहले मैं उसे डांटता, कहता कि काम पर ध्यान दो, लेकिन आज मैंने उसकी बात सुनी, उसे समय दिया। तुम्हारे और विहान ने मुझे सिखाया है कि रिश्तों में समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। अवनी मुस्कुराई, और मैंने सीखा है कि कभी कभी अपनी कमजोरी, अपनी ज़रूरत दूसरे के सामने जाहिर कर देनी चाहिए। अगर मैंने उस दिन तुमसे कह दिया होता, आदित्य मैं प्रेग्नेंट हूँ और डर रही हूँ, शायद तुम्हारा दिल पिघल जाता। हो सकता है, आदित्य ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं सिर्फ सुनता था, सुनना नहीं चाहता था। धीरे धीरे आदित्य ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दीं। वो अब ऑफिस से समय पर निकलता था ताकि विहान के सोने से पहले उसे एक कहानी सुना सके। उसने अपने शौक फिर से शुरू किए, जिन्हें उसने ऑफिस के चक्कर में छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस या जॉब टाइटल नहीं है, बल्कि उस शांति और संतुष्टि में है जो उसे विहान की हंसी सुनकर मिलती है। 1 साल बीत गया। आदित्य और अवनी दोबारा शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे मजबूत सहयोगी बन गए थे। विहान की पहली सालगिरह थी। आदित्य ने एक छोटा सा जश्न मनाया। विहान केक पर मोमबत्ती फूंक रहा था और आदित्य की आंखें नम थीं। उसे याद आया वो दिन जब उसे अवनी का फ़ोन आया था। उस एक फ़ोन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। पार्टी के बाद जब सब चले गए तो आदित्य ने अवनी से कहा, धन्यवाद अवनी। किस बात का? उसने पूछा। इस बात का कि तुमने मुझे मौका दिया, सिर्फ विहान को जानने का नहीं बल्कि खुद को सुधारने का भी। तुमने मुझे एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पिता बनना सिखाया। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों ने ही सीखा आदित्य। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हमारी सबसे बड़ी गलती के पीछे छुपा होता है। इस कहानी से हमें कई गहरी सीख मिलती है। एक,
संचार का महत्व। रिश्ते संचार पर टिके होते हैं। बातचीत बंद होना रिश्ते की मौत की शुरुआत है। डर, अहंकार या गुस्से में अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को दबाना आगे चलकर विस्फोटक साबित होता है। 2. सुनना सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। कई बार हम सामने वाले की बात सुनते तो हैं, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छुपे दर्द, डर या प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते। सक्रिय रूप से सुने। 3. समय है सबसे कीमती उपहार। पैसा और तोहफे रिश्तों की कमी को नहीं पूरा कर सकते। आपका वक्त, आपका ध्यान और आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 4. अहंकार छोड़ें, विनम्र बने। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। अहंकार आपको अकेला कर देता है। 5. हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है। जिंदगी में आने वाली हर चुनौती, हर दर्द हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। ज़रूरी है कि हम उस सबक को पहचानें और उसे अपने जीवन में उतारें। याद रखें, जीवन एक लंबी सड़क है जहां कभी-कभी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर की सकारात्मकता और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता नहीं खोते, तो ना सिर्फ अपना रास्ता खोज लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हैं। अपने प्रियजनों को वक्त दें, उनकी बात सुनें और उनके साथ खुशियां बांटें, क्योंकि यही जीवन का सच्चा सुख है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।